नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज से आपके साथ एक नए सिलसिले की शुरुआत हो रही है। अरसत जिसे आप हर रविवार रात 8 बजे देखा करते थे, उसे अब आप सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे देखेंगे। इस देश में खबरिया चैनलों के शोर शराबे में एक चीज़ जो मुझे छूटती ठीसती सी लगती है, वह शऊर है, समझदारी है, सरोकार है और सबसे बड़ी बात साख है। खबरों को आप किस तरह से समझते हैं और कितना समझते हैं, उसको रखने का आपका तरीका क्या है, आपकी अपनी समझदारी कैसी है और उससे आपका कोई सरोकार बनता भी है या नहीं, या बस कहने पढ़ने के लिए कहे पढ़े जा रहे हैं। मैं जब आप लोगों से कहीं बाहर मिलता हूं तो एक शिकायत रहती है कि सबने अपना अपना एजेंडा सेट कर रखा है। सबको चीखना चिल्लाना और उसके ज़रिए तमाशा खड़ा करना अच्छा लगता है। खबर तो होती ही नहीं, बस मतलब होता है और दिखता भी। मेरा आग्रह इस तरह की बातों के बाद ये रहता है कि आपकी दिलचस्पी अगर किसी चीज़ में नहीं है तो उसे आप देखते क्यों? आपने जैसे ही हो हल्ला, ड्रामा, तमाशा या फिर एजेंडे वाली चीज़ें देखनी बंद की, टीवी स्क्रीन पर आपको सब बदलता हुआ दिखने लगेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं कोई बदलाव करने जा रहा हूं या फिर आप मेरे साथ जुड़िए। बस एक छोटी सी बात ईमानदारी से कह रहा हूं कि आपको अरसत पसंद आएगा और कहीं मेल मुलाकात में जो शिकायतें आप करते हैं खबरों को लेकर, वो नहीं रहेगी, बल्कि आपके हाथ मिलाने और गले मिलने में मुझे आपकी शाबाशी की गर्माहट समझ आ जाएगी। आज बात बिहार की करेंगे। 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य बिहार, जिसकी कमान पिछले 18 साल से नीतीश कुमार के पास है। अभी उन्होंने एक बयान दिया, हम सभी वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और ऐसा कर देंगे कि नौकरी की भरमार आ जाएगी। आप इस बयान को पहले सुनिए। समझो ना, चिकित्सक मालूम है कितना बड़ा हम चिकित्सा का बहाली कराए, अभी आज तक कुछ समझता नहीं है। शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा, 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है। इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसीलिए ये सब चिंता मत करिए। बहुत बड़ी बहाली हो रही है, चिंता मत करिए। तेरे वादे पिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते गैर एतबार होता। गालिब साहब ने जाहिर है महबूब की वादा खिलाफी को लेकर के ही यह शेर लिखा होगा, मगर नीतीश जी पर यह मुफीद बैठता है। कैसे कह रहे हैं कि नौकरी तो इतनी आ जाएगी कि पूछिए मत। इसी बयान में आगे उन्होंने दलितों, मुस्लिमों की पढ़ाई लिखाई और बिहार में गरीब गुरबा की मदद की बात भी कही। ऐसे कह रहे हैं जैसे काया पलट कर दिया है। बिहार देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, उसकी प्रतिभा, पराक्रम, उपलब्धियों का मैं कहूँ तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा आज मैं नीतीश कुमार के 18 साल के शासन में क्या हुआ उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जब सरकार बनाई तो वादा किया कि 10 लाख नौकरियां हर साल दी जाएंगी। शुरुआती दौर में यह तेजस्वी यादव का नारा था, बाद में नीतीश कुमार ने भी इसको अपना लिया। अभी फरवरी में प्रदेश के वित्त मंत्री विजय चौधरी जब विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार 10 लाख रोजगार पैदा करेगी और उस दिशा में कदम उठाएगी। नौकरी से रोजगार पर आ गए। यहाँ मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों में 10 लाख नौकरी वाले सवाल पर रोजगार का भी जिक्र करते थे, इसलिए ज़्यादा मेन मिख निकालने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। बिहार में रोजगार की स्थिति पर ही सीधे आ जाते हैं।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE एक संस्था है जो देश भर में बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी करती है। दिसंबर 2022 यानी कि सिर्फ 4 महीने पहले CMIE की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में बेरोजगारी की दर 19% से ज़्यादा रही, जबकि उस वक्त देश में बेरोजगारी बढ़कर 8.3% थी। 8.3% देश का औसत और बिहार में 19%। एक जर्नल है, जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स, उसके मुताबिक देश में लोगों का सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है। अगर 100 लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो 55 लोग रोजगार के लिए राज्य को छोड़ते हैं, पैसे के लिए, परिवार पालने के लिए। ये सभी लोग मेहनत मजदूरी के धंधे में लग जाते हैं कहीं ना कहीं। बिहार में पलायन का दूसरा बड़ा कारण काम के बदले पैसा कम मिलना है। जिस आदमी की आमदनी महीने में 12-15 हज़ार के आसपास होगी वह 500 रुपये मजदूरी नहीं देगा। बिहार के लोगों की स्थिति यही है। बिहार में न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये है, जबकि दूसरे राज्यों में 400 से 500 रुपये मिलते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि बिहार में मजदूरों को औसत दिहाड़ी 300 रुपये दी जाती है, जबकि तेलंगाना और दक्षिण के राज्यों में यह रकम 1000 रुपये है। इसका कारण साफ है, बिहार में कल कारखाने, उद्योग धंधे, बड़े प्रोजेक्ट नहीं हैं, तो फिर वहाँ खेती, खलिहानी, ईंट भट्ठा और छोटे मोटे ठेके वाले 1000 रुपये तो नहीं देंगे, और काम भी रोज़ नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बाहर के राज्यों में पैसा और काम दोनों मिलते हैं, और 1000 रुपये दिहाड़ी एक मजदूर के लिए तो बहुत बड़ी होती है। इसलिए वह बिहार से बाहर निकल जाता है। और नीतीश जी क्या कहते हैं, जरा आप सुनिए। काम बिहार के हित में और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया, और जो जीविका दीदियों का बोले, जब हम नामकरण कर दिया जीविका दीदी, तो उस समय जो केंद्र में सरकार थी वो सब आ गए यहां, आ कहे बड़ा अच्छा काम किए हैं भाई। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने एक शख्स में मिल जाते हैं। दिमाग में किसी बात के लिए अगर नाम डालकर सर्च करने का ऑप्शन होता और फिर उसे रिवर्स या फॉरवर्ड करने की सहूलियत होती, सुविधा होती, तो बिहार के लोगों का सिर चिकरघिन्नी की तरह घूम गया होता, सिर्फ नीतीश कुमार के बयान के चलते। आपको पता है उनको बिहार में शासन करते हुए 18 साल हो गए, और 18 साल से वे एक ही बात कहते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मई 2020 यानी कि आज से 3 साल पहले जब कोरोना का कहर था और लाखों लोग बिहार लौट रहे थे, उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के लोगों को प्रवासी मजदूर कहा जाता है। यह कितना दुखद है कि अपने आप अपने देश के भीतर ही बिहारी बाहरी बन जाते। हम आप लोगों के लिए यहीं रोजगार की व्यवस्था करेंगे, आप लोगों को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये नीतीश कुमार का बयान महज 3 साल पहले का है, और आज कहते हैं कि नौकरियों की भरमार आने वाली है, चिंता मत कीजिए। अब मैं आपको नीतीश कुमार के एक और बयान की तरफ ले चलना चाहता हूं, और यह बिहार में सरकार संभालने के कुछ महीनों बाद का है, मार्च 2006 का, आज से 17 साल पहले का। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात हो जाएगा। हम बिहार में रोजगार और धंधा वापस लाएंगे और लोगों को यहीं सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। बिहार अब आगे निकल चुका है। मार्च 2006, आज मार्च गुजर गया, अप्रैल 2023, बयान वहीं खड़े हैं और बिहार भी कमोबेश वहीं खड़ा है। ऐसे में अब अगर वे कहते भी हैं कि नौकरी की बाहर लाएंगे, तो क्या है, कह लें। ऐसा तो है नहीं कि पहले कहा नहीं, सो फिर कह लीजिए। मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा, 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है, और इसी साल सब करने वाले हैं। तो इसीलिए ये सब चिंता मत करिए। राज्यों के बीच बेहतरी के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा की जा सके, इसकी खातिर देश में कुछ रैंकिंग और रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। इसमें एक है SPI रिपोर्ट, सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट। यह बताती है कि सामाजिक प्रगति के मामले में कौन सा राज्य किस स्तर पर है। इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जारी करती है।
एसपीआई को तैयार करते वक्त सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाता है कि किन राज्यों में पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल, पानी, स्वच्छता और रहन सहन की क्या स्थिति है। पिछले दिसंबर में जो एसपीआई रिपोर्ट आई उसके मुताबिक देश के कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार 35वें नंबर पर है। 36 में 35, उससे एक ही राज्य पीछे है और वह है झारखंड, जो बिहार से ही निकला है। आप देखेंगे तो यूपी 31वें और एमपी 33वें स्थान पर है। ये एसपीआई रिपोर्ट है और ये सर्वे के आधार पर होती है, जिस पर आपको भरोसा करना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने उस बयान में, जिसको आपने सुना कि नौकरी बहुत आने वाली है, चिंता मत कीजिए, उसके आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा की स्थिति उन्होंने बहुत सुधार दी है। वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, ज़्यादातर पिछड़े, दलित और मुस्लिम वर्ग के होते थे, उन ड्रॉप आउट्स को उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए प्रोत्साहित कर शिक्षा से जोड़ दिया है। एक बात आपको हम कह देना चाहते हैं कि जो लोग जिस काम के लिए हम लोगों ने पहले से किया हुआ था, और तो आप जानते ही न हैं 12.5% लोग थे कोई शिक्षा नहीं ले रहे थे। तो हमने जब उसमें कराया था, कौन थे उसमें? सबसे ज्यादा थे अनुसूचित जाति के, और उसमें अनुसूचित जाति में जिनको हम महादलित कहते हैं, मुख्यतः ज्यादा उन्हीं के थे, और दूसरा मुस्लिम समुदाय के थे। तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए फिर काम किया कि नहीं किया? अब उसी के चलते न सब आगे बढ़े। अब तो आप समझ लीजिए कि 0.5%, मतलब आधा से भी कम अब संख्या हो गई। अब सब पढ़ने लगी, सब पढ़ने लगे हैं। जाहिर है पढ़ रहे होंगे, मगर कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नीतीश कुमार ने तो स्कूली शिक्षा की बात की, मैं आपको कॉलेजों में लेकर चल रहा हूं। बस एक उदाहरण रख रहा हूं आपके सामने। बिहार के किसी भी ज़िले में अगर आप जाएंगे तो कॉलेज आपको इसी हाल में मिलेंगे ज़्यादातर। मेरा नीतीश कुमार से व्यक्तिगत तौर पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन 18 साल के शासन में लोगों को एक ही तरह के भुलावे छलावे में रखने में अगर वे कामयाब रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग समझते नहीं, उनके पास विकल्प नहीं है, और इसी ने बिहार को यहाँ पहुँचाया है। और 18 साल काया पलट के लिए बहुत होते हैं नीतीश कुमार जी, मगर काया कैसी है इसको मैं अब दिखाना चाहता हूँ। आपके सामने अब स्क्रीन पर मुंगेर का हरि सिंह कॉलेज है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इससे मुंगेर से लड़ते थे, उनकी राजनीतिक यह कर्मभूमि है। आप कॉलेज का हाल देख रहे होंगे और देखते समय सोचिए भी कि यहाँ क्या पढ़ाई होती होगी। प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं उसको सुनिएगा, साथ साथ उनके कमरे की तस्वीरें भी चलेंगी, आप उसको भी देखिएगा। इसके बारे में मैं विगत वर्षों की बात क्या कहूँ। अब तो इसके पहले जो प्रिंसिपल होंगे या शुरुआत महाविद्यालय जो प्रारंभ हुआ होगा, उस समय जो सचिव रहे होंगे, अब कहाँ पर दिक्कत आई, इस कॉलेज का विकास नहीं हो पाया पूर्ण रूप से। अब हो सकता है बिहार सरकार का फंड नहीं प्राप्त हुआ हो। चक टोटल 25 सृजित पद है, जिसमें से 9 परमानेंट टीचर हैं और 6 गेस्ट टीचर, 15 और तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी यहाँ पे। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहुत कमी है। 39 सृजित पद है, जिसमें से थर्ड ग्रेड 24 है, फोर्थ ग्रेड 15 है। तो थर्ड ग्रेड 24 में 5 कार्यरत हैं, फोर्थ ग्रेड 15 में मात्र 2 कार्यरत हैं, उसमें भी एक संविदा कर्मी। अच्छा, छात्र सर यहाँ पे कम आ रहे हैं इस कॉलेज में, क्या वजह है? नहीं है, आजकल छुट्टी पड़ गई है, छात्र आते हैं, क्योंकि उधर संविदा ये गेस्ट फैकल्टी की बहाली नहीं हुई थी, शिक्षकों की तो कमी थी ही, इसलिए छात्रों में भी थोड़ा सा उदासीनता थी। प्रिंसिपल साहब ये बता रहे हैं कि उनके पहले क्या हुआ उनको नहीं पता है, लेकिन वो जब से आए हैं तब से उन्होंने बहुत मेहनत की है, कॉलेज को बेहतर रखने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कॉलेज की बेहतरी आपको नज़र आ रही होगी। राज्य के भीतर जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनका जिम्मा राज्य सरकार के पास होता है। शिक्षा को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार कितनी गंभीर रही है, इस पर मैं लगातार अपनी रिपोर्ट आपके सामने रखता रहा हूं। और बिहार में सबसे लचर अगर व्यवस्था आपको कहीं भी देखनी होगी तो आप वहां के कॉलेजेस में जाइए और अस्पतालों में जाइए। सिर्फ चलती हुई सड़कें विकास का पैमाना नहीं होती हैं,
और बिजली का आ जाना तरक्की की गारंटी नहीं है। बिहार जिस हाल में है, बिहार के लोग समझते होंगे। इस कॉलेज के जो क्लर्क हैं, जिनकी बात आप प्रिंसिपल साहब जो कह रहे थे, सुन रहे थे, उनके पास इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर गए यह पूछने के लिए कि स्थिति क्या है आपके कॉलेज की, आपका काम धाम ठीक चलता है। वो जो कह रहे हैं उसको सुनिए। बैठते हैं उस जगह जो है बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा चूता है, और पानी चूता है जिससे कि मेरा जो भी फाइल वगैरह जो भी रखा हुआ रहता है डॉक्यूमेंट, वो जो है बरसा के पानी से गल जाता है, और बैठने में भी काफ़ी कठिनाई होती है बरसात के मौसम में। और जो में जहाँ हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर छत भी टूटा हुआ है। विकसित तो सर देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सबसे पहले जो है चार दीवारी नहीं है। मेरे महाविद्यालय का लिया जाए तो चार दीवारी नहीं है। चार दीवारी के वजह से जो काफ़ी जो है उपद्रवी भी होते रहता है, जो असामाजिक तत्व भी जो है जमा हुए रहते हैं। चोरी की भी घटना होते रहती है, इसलिए कि चार दीवारी नहीं रहने के कारण एक नाइट गार्ड है, और महाविद्यालय की जो है बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए वो देख भी नहीं पा रहा है। सुना ना आपने? आप सोचिए कि जहाँ काम करना इतनी मुसीबत का काम है, वहाँ पढ़ना कितना बड़ा टास्क होगा। ये तो डिग्री पीजी कॉलेज, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल बनाता था। बिहार के 30 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया, और इस दफ़ा वो बेहद ख़राब है। 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो सरकारी हैं। आप यूँ समझिए कि 6134 स्टूडेंट्स ने दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, और 5674 को प्रमोट किया गया। पास नहीं हुए, प्रमोट किया गया। 6134 में से 5674 प्रमोट हुए, और जो बाकी 460 हैं वो ऐसा नहीं कि पास हो गए, वो फेल हो गए। इसके चलते छात्र आपे से बाहर हैं, मगर उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। अगर छात्रों से आप पूछेंगे तो वो कहते हैं कि सेमेस्टर के जो 6 महीने होते हैं उसमें पढ़ाई आखिर के 2 महीनों में निपटाने का काम किया जाता है, और ऐसा चक्कर है जिसने उनका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं। एक तरह से काम, और समाज के हर तबके के लिए कितना काम करवा रहे हैं हम लोग, सबको आगे बढ़वा रहे हैं। और कौन कौन काम नहीं किया है। पटना यूनिवर्सिटी के अलावा शहर में एक और यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा। इसको मैं शिक्षकों की कमी को बताने के लिए उदाहरण के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मार्च 2018 में हुई। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट टीचर्स की भर्ती की गई, और लगभग 60% ने ज्वाइनिंग लेने से इनकार कर दिया। इस विश्वविद्यालय का हाल ये है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र बिना शिक्षक के, यानी कि बिना पढ़ाई किए डिग्री ले रहे हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 1200 से अधिक पद अप्रूव्ड हैं, मगर टीचर्स की भयानक कमी है। अब आप समझिए कि शिक्षण संस्थान जब बुनियादी ज़रूरतों की कमी से जूझ रहे होंगे तो पढ़ाई के स्तर को लेकर के आप क्या बात करेंगे? पित्रा विश्वविद्यालय ही नहीं, सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, कर्मचारियों की भारी कमी है। उनकी नियुक्तियां विलंब होनी चाहिए, नहीं तो शिक्षा प्रभावित हो रही है। और ये उन लोगों को नुकसान हो रहा है जिनके नाम पर नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं और लालू यादव शासन कर रहे हैं। वही गरीब लोग हैं, वही पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित के बच्चे पढ़ रहे हैं, और शिक्षक नहीं। जब गेस्ट फैकल्टी के लिए पैनल बना तो वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट है? अगर कुछ लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो जो वेटिंग लिस्ट में उनसे ज्वाइन कराओ, और अगर वेटिंग लिस्ट भी एग्जॉस्ट कर दिया, फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट करना चाहिए। अगर सरकार चाहे 1 सप्ताह में नियुक्ति कर सकती है। क्लासेस का कोई स्केड्यूल नहीं कि कब से कब आना है, वैसा कुछ मतलब हम लोग को नोटिफाई नहीं किया जाता है कि कब कब क्लासेस हैं, तो उसकी वजह से हम लोग को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ता है। सिलेबस कंप्लीट हो पाता है ऐसा तो होता ही नहीं है। क्लासेस ही नहीं होगा तो देयर इज़ नो कोर्स कंप्लीशन। क्लासेस का शेड्यूल नहीं होता है, यानी कल परसों क्लासेस क्या होंगी पता ही नहीं होता है। कब तो स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, कब आएगा, किस सब्जेक्ट के बारे में उसको जानकारी होगी। बिहार में एक ज़िला है सिवान, वहाँ के सदर अस्पताल का हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वैसे आप तस्वीर देखेंगे तो आपको ठीक ठाक ये नज़र आएगा।
मगर यहाँ सरकारी पैसे को लोगों के लिए जो एम्बुलेंस खरीदे गए हैं उसका बेजा इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारे एम्बुलेंस सड़ गल रहे हैं। बल्कि एक और बात, सिवान के विधायकों ने जन सेवा के नाम पर अपने कोटे से कुछ एम्बुलेंस खरीदे और वे कहीं ज़्यादा दाम पर खरीदे गए, जैसे 1 लाख का 2 लाख में, ताकि वो जो 1 लाख है वो कमीशन के तौर पर एमएलए साहब को मिल जाए। जब मामला मीडिया में उछला तो वे एम्बुलेंस गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो गए। मगर उनकी अपनी एक असलियत है। हमारे सहयोगी आकाश सिवान के एम्बुलेंस और विधायकों के जरिए खरीदे गए एम्बुलेंस की असलियत आपको बता रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिएगा और आकाश को सुनिएगा भी। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही जर्जर है। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि हमारे पीछे ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही ख़राब पड़े हुए हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है। स्थिति ये बनी हुई है कि लगातार मरीज अगर फ़ोन करते भी हैं तो कोई एम्बुलेंस उन्हें नहीं मिलता है और नहीं उनके समय पे पहुंच पाता है। अंत में मरीजों को महंगे में एम्बुलेंस प्राइवेट लेना पड़ता है और उसको लेकर फिर पटना और गोरखपुर जैसे जगहों पर जाकर इलाज कराना पड़ता है। आपको बता दें कि अभी से 1 साल पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ था कि माननीय द्वारा यहाँ के एमएलसी और विधायकों के द्वारा लगभग 11 एम्बुलेंस खरीदे गए थे, जो अपनी कीमत से 2 गुने दाम में खरीदे गए थे। और उसके बाद से एम्बुलेंस को वो एम्बुलेंस कहाँ गए, किस जगह रखे हुए हैं, इसका अभी तक नहीं पता चला है। जो जानकारी है उस हिसाब से ये बता दें कि आयुर्वेदिक कॉलेज में एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज में एम्बुलेंस को रख दिया गया है जो माननीय द्वारा खरीदे गए थे और उसी में से कुछ एम्बुलेंस प्राइवेट में भी चलाया जा रहा है। यानी सरकार के मोटे फंड लगे, सरकार के फंड को लगाया गया, लेकिन वो पैसे अब सरकार के जो पैसे हैं वो जनता के शोषण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं और वही एम्बुलेंस अब पटना और गोरखपुर जैसे जगहों पे जाते हैं और मोटी रकम वसूल करते हैं। तो ऐसे में सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि लोगों को आसानी से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना और दूर दराज तक लेके जाना, गांव क्षेत्रों से भी लेकर शहर तक आना, ये सारी व्यवस्था फ्लॉप होती नज़र आ रही है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कॉलेज का हाल क्या है, मैंने आपको दिखाया। अस्पतालों का हाल क्या है, मैंने आपको दिखाया। रोजगार की स्थिति क्या है, आंकड़ों के जरिए बताया। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने 18 साल में बिहार में क्या नहीं किया। उन्होंने सब कुछ कर दिया है, बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नेता हैं, उनका विरोध करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार को विकास के नाम पर क्रेडिट दिया जाना चाहिए, उनको तमगा दिया जाना चाहिए। वो सुशासन बाबू नहीं, विकास पुरुष कहे जाने चाहिए, जो उनका अपना दावा है, लेकिन सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का गृह जिला है गोपालगंज। सिवान जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे थे उसके ठीक बगल का यहाँ का एक पैरा मेडिकल कॉलेज है और वहाँ मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। तस्वीर आप देखिए और सोचिएगा कि ये पैरा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ फैकल्टी जो है वहाँ टीचर्स नहीं है, टीचर्स की बेइंतहा कमी है। नतीजा ये है कि लैब और कंप्यूटर की पढ़ाई तो बच्चे यहाँ के कर ही नहीं पाते, कभी कर ही नहीं पाए। अब आप ये समझिए कि यहाँ कुल 135 स्टूडेंट्स हैं। पहला सेशन 2020-22 का गुजर गया, मगर यहाँ पढ़ाई की बुनियादी सुविधाएं अभी तक नहीं हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। और पैरामेडिकल का मतलब है कि आपकी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जो टेस्ट लैब के लोग होते हैं, उन सबों की पढ़ाई यही होती है। नीतीश कुमार को बिहार में 18 साल हो गए। आपने शिक्षा का, स्वास्थ्य का हाल देखा, रोजगार की स्थिति का भी अंदाज़ा आपको हमने देने की कोशिश की। सवाल ये है कि जब सरकार आई यानी कि 2005 में, तब बिहार में गरीबी दर 54% के आसपास थी और आज 18 साल बाद यह 51.9% है, यानी कि 52 मान लीजिए। तो 54% 2005 में और 2023 में 52%, यानी कि गरीबी कितनी कम हुई? 2%। कितने साल में? 18 साल में। विकास पुरुष सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज्य में। यह आंकड़ा नीति आयोग ने जब जारी किया था, उस पर बिहार की सरकार ने बहुत बवाल काटा था कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, हमने बहुत कुछ किया है। महाराष्ट्र में लाठी खाते हैं तो बिहार के मजदूर होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ऊपर चट्टान, पहाड़ से चट्टान गिर जाती है तो दब के मरने वाले लोग बिहारी मजदूर होते हैं।
गुजरात और पंजाब में जब हमले होते हैं तो बिहारी मजदूर झेलते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जब टारगेट किलिंग्स करते हैं आतंकवादी तो कोई न कोई बिहारी मजदूर या रेहड़ी पटरी वाला मारा जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकॉनमी के ताज़ा आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ और यह फरवरी 2023 के बारे में बता रहा है कि देश में जब 7.5% बेरोजगारी थी उस समय बिहार में बेरोजगारी की दर 12.3% है। 7% से थोड़ा ऊपर देश का औसत है तो 12% से ज़्यादा बिहार में बेरोजगारी का औसत है। यह हरियाणा, राजस्थान और झारखंड से बस बेहतर है। ये स्थिति है बिहार के 18 साल के शासन के बाद और नीतीश कुमार बार बार जो कहते हैं कि मैंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरे लिए ज़रूरी लगा कि अरशद के ज़रिए वो आधा सच जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता बुला करके आपके सामने रखो। 14 साल में राम का वनवास पूरा हो गया, 12 साल में पांडव लौट आए हस्तिनापुर, लेकिन 18 साल बाद भी बिहार अपने दिन के बहुरने का इंतज़ार कर रहा है और यह अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी। मुद्दा नया होगा, सवाल नया होगा। आप हमें अपनी राय ज़रूर देते रहिए। आप जिन बातों को, जिन मुद्दों को, जिन सवालों को रखना चाहते हैं उनको ज़रूर आप ट्वीट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए भेजा कीजिए। आपके भेजे सवालों को अरसद के ज़रिए हम उठाने की कोशिश करेंगे। आपका सरोकार, आपका सवाल, आपकी आवाज़, आपका अरसद। नमस्कार।